महाराष्ट्र में कोरोना रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 3,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 99 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,775 केस सामने आए हैं। वहीं पुणे में कोरोना के 2900 नए केस दर्ज किए गए। गुजरात में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,580 केस सामने आए। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद और सूरत शहर में आ रहे हैं। अहमदाबाद में 444, जबकि सूरत में कोरोना के 405 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वालों के लिए रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। कोरोना का खतरा पंजाब में भी बढ़ गया है। 24 घंटे में 2,490 केस दर्ज किए गए, लेकिन मौतों का आंकड़ा चौंका रहा है। यहां 38 लोगों की मौत हो गई है। लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब में एक्टिव केस 15,000 से ज्यादा हो गए हैं। तमिलनाडु में भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। कल 1200 से ज्यादा केस सामने आए। अब तक यहां 12,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल एक्टिव केस की तादाद करीब 8,000 का आंकड़ा छू रही है। दिल्ली में कोरोना के 823 केस आए हैं। लगातार दूसरे दिन 800 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण दर 1% से अधिक बरकरार है। एक्टिव मरीज बढ़कर 3,618 हो चुके हैं। सिर्फ मार्च में ही 2,200 से ज्यादा एक्टिव मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में 24 घंटे के भीतर एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 200 से ज्यादा दर्ज की गई है। शोपियां में बीती रात एक एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के मनिहाल इलाके में हुई। अभी एनकाउंटर जारी है। अभी 1 से ज्यादा आतंकियों को घेरे जाने की खबर है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। हाल में साउथ कश्मीर और खास तौर पर शोपियां में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ कई बार कार्रवाई को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच दिल्ली में एनसीपी नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात करने वाले नेताओं में अजित पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल नहीं। इससे पहले संजय राउत ने भी शरद पवार से मुलाकात की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली वाले आरोप को गंभीर बताया है। हालांकि सचिन वाजे की बहाली पर शरद पवार ने कहा कि वाजे की बहाली सीएम उद्धव ने नहीं बल्कि परमबीर सिंह ने की थी। पवार ने कहा कि सीएम के पास फैसला लेने का अधिकार है। इस संबंध में जांच के बाद ही वो फैसला लेंगे। साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पवार ने कहा कि उन पर फैसला 1-2 दिन में होगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और उस पूरे मामले की जांच नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने परमबीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के, सीएम के या फिर शरद पवार के। निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ सकता है। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों का हाथ मनसुख की हत्या के पीछे था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पूर्व कांस्टेबल और दूसरा बुकी है। एटीएस ने जिस क्रिकेट बुकी नरेश को पकड़ा है, उसने 5 फर्जी सिम कार्ड सचिन वाजे,
और विनायक शिंदे को मुहैया करवाया था। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये पूरी साजिश कब रची गई, इसमें और कौन कौन शामिल है। देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले पोस्टर लगाए गए हैं। ये बैनर हिंदू युवा वाहिनी की ओर से लगाए गए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि अब ऐसे पोस्टर पूरे उत्तराखंड में लगाए जाएंगे। उधर पुलिस इन पोस्टरों को हटा रही है, लेकिन पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता हरियाणा में आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। झज्जर में हुई किसान महापंचायत में फैसला किया गया है कि अब किसान हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए आमरण अनशन करेंगे। झज्जर में हुई महापंचायत में 5 राज्यों के किसान पहुंचे थे। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया गया है। इसके साथ पहली कैबिनेट बैठक में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में किसानों को 10,000 रुपए देने का भी वादा किया गया है। साथ ही राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद की बात कही गई है। बंगाल चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी होते ही टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। अभिषेक बैनर्जी समेत टीएमसी के कई नेताओं ने बंगाल चुनाव का संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से जारी करने पर सवाल उठाए। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि पहले बीजेपी को 294 सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे और अब संकल्प पत्र जैसे कार्यक्रम में भी लोकल नेता नहीं मिले। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। शुभेंदु अधिकारी के पिता और कांथी सीट से टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के साथ शिशिर अधिकारी कांथी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शामिल हुए। टीएमसी के कार्यकर्ता का शव मिला है। टीएमसी ने बीजेपी पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला झारग्राम के नेतुरा बाजार का है। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। झारग्राम में तनाव के बाद ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती की गई है। टीएमसी का कहना है कि जगदीश महतो नाम के इस वर्कर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रविवार की दोपहर ही धमकाया था। घटना के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाईवे नंबर 7 को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। हावड़ा के बानकरा में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी के चुनावी प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई। यहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। नॉर्थ 24 परगना के खरदा में प्रचार से लौटती बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। पार्टी के उम्मीदवार की बैठक के बाद लौटती इन कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप टीएमसी पर लगा है। इसके बाद इलाके में तनाव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फिर केरल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। राहुल गांधी आज कोची और अलापुझा का दौरा करेंगे। कोची में राहुल गांधी कॉलेज के छात्रों से मुलाकात करेंगे, साथ ही सभाओं को भी संबोधित करेंगे। फटी जींस पर टिप्पणी कर अपनी फजीहत करा चुके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बात कही। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कम बच्चे पैदा करना किसकी गलती है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें ज्यादा मदद मिली। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच राजकोट से बीजेपी विधायक गोविंद पटेल ने विवादित बयान दिया है। गोविंद पटेल ने कहा कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कोरोना नहीं होता। विधायक ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें कोरोना नहीं होता है। राजस्थान के सीकर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला सदर थाना क्षेत्र के सबलपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां शादी समारोह में खाने को लेकर विवाद हुआ। पहले कहासुनी हुई और फिर बात यहां तक पहुंच गई कि 2 पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। इस मारपीट में दूल्हा भी बुरी तरह घायल हुआ है। इस मारपीट के बाद एक पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पंजाब के तरन तारण में पुलिस और 2 निहंगों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई।
जिसमें पुलिस ने 2 निहंगों को मार गिराया। ये मामला भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित खेमकरन पुलिस स्टेशन इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नदेड़ साहिब में कत्ल करने के बाद दोनों निहंग तरन तारन में छिपे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने छापेमारी की, मगर निहंगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस एनकाउंटर में 2 निहंगे मारे गए। ग्वालियर में 2 लड़कियों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिख रहा है कि 2 लड़कियां आपस में भयानक झगड़ा कर रही हैं और दोनों को 2 लड़के शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया, मगर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में नकलची बेखौफ हैं। ताजा मामला कैमूर जिले के भभुआ और कुदरा का है। जानकारी के मुताबिक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन ने कुल 8 नकलचियों को गिरफ्तार किया है। इन 8 लोगों में 5 लोग नकल करते हुए पकड़े गए हैं, जबकि 3 लोगों को नकल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 पीस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ लगा मास्क और प्रश्नों के उत्तर लिखी एक टी-शर्ट भी बरामद हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में आग धधक रही है। जिले के गणखेत रेंज और बैजनाथ रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। इस आग में लाखों की वन संपदा तो जलकर खाक हो ही गई है, मगर जंगली जानवरों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। इस आग के चलते जंगली जानवरों के रिहायशी इलाके में आने का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पंचायत चुनाव से पहले हथियारों के जखीरों का मिलना पुलिस के होश उड़ा देने वाला है। मामला बैरिया थाना क्षेत्र के नौरंगा का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यहां छापेमारी के बाद 2 तस्करों के पास से कार्बाइन समेत जिंदा कारतूस और असलहे बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से मारपीट और गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई लड़की को 4 आरोपियों ने उठाया और उसके साथ मारपीट के बाद गैंगरेप किया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में दहशत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरें देखिए। 20 से ज्यादा लोग लाठी डंडे और तलवारों से लैस इस गली में घुसते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। हमलावरों के हमले में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां एक लड़के ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने यह हमला किया। इस हमले के बाद लड़के का परिवार बुरी तरह डरा हुआ है। इस हमले के बाद ही इस गली में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। गाजियाबाद में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शाहरुख नाम के एक शख्स पर एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। इस गोलीकांड में युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के रोहिणी में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। मामला दिल्ली के रोहिणी स्थित रिठाला इलाके का है, जहां पर किराए के मकान में रहने वाली एक निसंतान महिला ने संतान प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपने ही पड़ोस में रहने वाले 2.5 साल के मासूम की बलि दे दी और शव को बोरे में बंद करके फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।